दंग रह गए देख के कि हाई राज में जब हमारा ये हाल है तो जो अपनी बस्ती है तो उनमें क्या हाल होगा। बस हमें जरूरत है एक एक को जाके बताने की, और निश्चित रूप से हमें प्रण करने लाभ चाहिए कि 27 में सरकार बनानी है। ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं सिद्धराज भाई, मजबूत आदमी है, जाने पहचाने आदमी है, और 45,000 तो इनके पास कनेक्शन है। अगर इन्होंने एक अपील कर दी तो 45,000 और 90,000 वोट तो सुरक्षित हो गई। और जो सिस्टम है वो आप भी जानते हो कि इस सीट पे कौन बिरादरी ज्यादा है, उसमें भी सबसे आगे है। बस जरूरत यह है कि हमें लोगों को जगाना है और हमें भी जागना है। ऐसा ना हो लोगों को जगा के हम सो जाएं। हम कहेंगे ये 7 दिन का समय मिला। ये 7 दिन का समय इसलिए मिला कि जब सर्वे कराया गया 9 सीटों का तो 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे नेता चले जाएंगे छत्तीसगढ़ में, ये 9 की 9 सीटें हम हार रहे हैं। अब चुनाव आयोग का आप जानते हो कि जो एक सरकार कहती है वो चुनाव आयोग करता है। इसलिए आपको सजग रहना है और जागते हुए रहना है, और एक एक बूथ पे अपने पे कब्जा कर लो, और एक एक कसम खा लो कि 20-20 वोट हम सब निकलवा के लाएंगे। 20-20 वोट भी हम अगर निकलवा लाए तो विजय निश्चित है। आज इस कार्यकर्ता बूथ के हमारे सभी सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदि रामकिशोर अग्रवाल जी, हमारी भतीजी यहाँ से सांसद ललित गौरी शर्मा जी, लोकप्रिय सांसद भाई पूनिया जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सतीश शर्मा जी, हमारे भाई वीरेंद्र यादव जी, विजय चौधरी जी, और हमारे 30-35 साल से साथी रहे, नौजवानों की राजनीति करते हुए नौजवानों में ऊर्जा देने वाले भाई आबदी साहब, पूर्व मंत्री जलालुद्दीन सिद्दीकी साहब, हमारे साथी हुसैन साहब, महिला सभा के हमारे यहाँ पे नेता मधु चौधरी जी, राजदेवी जी, मैं समझता हूँ कि धर्मवीर डवाल जी, रमेश प्रजापति जी, सभी मेरे सम्मानित मन, यहाँ पर उपस्थित सम्मान के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु, एक बात करना चाहता हूँ उस समाज से जो पूरे विधानसभा को दिशा देने का काम करेगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके बीच में आना, इस बात को कोई हल्के में मत लेना। यकीन करके मानना, जिस तरह की परिस्थिति आज इस देश के अंदर चल रही है, जिस तरीके से देश को कंगाल करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके से देश के अंदर तानाशाही चल रही है, मैं विश्वास से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यकीन करके मानना बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये चुनाव वो गाजियाबाद का चुनाव नहीं, ये चुनाव तय करेगा हिंदुस्तान का भविष्य। ये चुनाव तय करेगा कि हिंदुस्तान में भाईचारा रहेगा नहीं रहेगा। ये चुनाव ये तय करेगा कि हिंदुस्तान में आने वाले अगले चुनाव में हम लोगों को वोट का अधिकार होगा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यकीन करके मानना, अगर कोई विकास के नाम पे चुनाव की बात करे तो मैं गाजियाबाद की धरती पे खड़े होकर के कहना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि गाजियाबाद को बनाने में, गाजियाबाद को संवारने में जितना समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का सहयोग है, इतना सहयोग आज तक गाजियाबाद का किसी का नहीं रहा। क्या गाजियाबाद के नौजवानों, ईमानदारी के साथ में बताओ, पत्रकार साथी यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ की मेट्रो को लाने का काम करा नौजवान अखिलेश यादव ने। यहाँ का एलिवेटर सुंदर बना करके गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने का काम करा तो अखिलेश यादव ने करा। यहाँ के सारे फ्लाईओवरों को बनाने का काम किया तो अखिलेश यादव ने किया। यहाँ पर मोहल्लों में रहने वाले लोग जो स्वच्छ सांस लेने का काम करते हैं, उन पार्कों को विकसित करने का काम करा तो अखिलेश यादव ने करा। तब आपसे कहना चाहता हूँ, यकीन करके मानना, जो परिस्थिति आज हिंदुस्तान के अंदर है, जिस तरह की सोच भारतीय जनता पार्टी की है, जिस तरह की सोच लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, ये वही अंग्रेज की पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करे, भारतीय जनता पार्टी का सोच है। और ये अंग्रेज की सोच थी कि उसने हमेशा से फूट डाल के राज करने का काम किया था। तब आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को पहचानने का काम करना। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाने का काम कर रही है, दलित को दलित से लड़ाने का काम कर रही है, अगलों को अगले से लड़ा करके इस देश में सत्ता हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तब आपसे कहना चाहता हूँ, इस लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान ने ये हमें अधिकार दिया है कि हमारी वो चुनी हुई सरकारें अगर हमारी कसौटी पे ना उतरे तो ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए। तब आपसे कहना चाहता हूँ, आज वास्तव में हिंदुस्तान का नौजवान
आज एक नौजवान अपने पूरे के पूरे हिंदुस्तान में ये देख रहा है कि किस तरीके से बेरोजगार करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो अन्नदाता जो धरती का सीना चीर के करोड़ों लोग पेट भरता है, उस अन्नदाता को बर्बाद करने का काम किसी ने किया है तो इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 85% गोबर जो गांव का किसान का है, मजदूर है, उसको बर्बाद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तब आपसे कहना चाहता हूं इस लोकतंत्र के अंदर शहीदों ने अपना सर्वस्व कुर्बान दे करके आपको एक वोट की ताकत दी है और वो वोट की ताकत इसलिए दी है आपको कि अगर चुनी हुई सरकार है आपकी कसौटी पे ना खड़ी उतरे तो ऐसी सरकार को बदलने का काम होना चाहिए। तब आपसे कहना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि ये बंटवारा करके राज करना चाहती है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ भगवान और खुदा के वास्ते अपना बंटवारा मत कर देना। एक बंटवारा हुआ आज तक हम लोग बचाने का काम करते हैं। तब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गाजियाबाद की सीट बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ईमानदारी के साथ में अमरपाल शर्मा जी जो कह रहे थे सही कि संदेश जाएगा हिंदुस्तान की जमीन पर कि गाजियाबाद दिल्ली से तलहटी पे लगवा गाजियाबाद वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करा तो गाजियाबाद के नौजवानों ने करा। तब आपसे कहना चाहता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर के ये वोट लेने का काम तो करते हैं, लेकिन इनके चरित्र को पहचानने का काम करना, उसी मंदिर निर्माण में किसानों की 1 करोड़ की जमीन ये पापी भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते थे और 20 करोड़ की मंदिर को देने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी से पापी आदमी कोई हिंदुस्तान में नहीं होगा जिन्होंने भगवान राम को बख्शने का काम नहीं करा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अयोध्या की जनता ने पहचाना था और भारतीय जनता पार्टी को वहां पर लोकसभा में हरा के ये दिखा दिया था कि इस देश में वो राज करेगा जो गरीब के, किसान की, मजदूर की बात करेगा। तब आपसे कहना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में आने वाले हैं। मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। ईमानदारी के साथ में मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आदरणीय स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को वास्तव में सच्चे श्रद्धांजलि मुलायम सिंह यादव जी को अगर दी तो अखिलेश यादव ने दी कि जब उन्होंने इस पीडीए को बना करके इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बना करके समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का काम करा। मैं आपसे कहना चाहता हूं जिम्मेदारी आपकी आप लोगों की है कि आप लोग आने वाले 27 के अंदर जो हर लोगों की आशाएं हैं, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, हर वर्ग की आशा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में अगर अखिलेश यादव आएंगे तो उत्तर प्रदेश खुशहाली की तरफ जाएगा। तब आपसे कहूंगा कि आने वाली तारीख को अपना बंटवारा मत करना, जिम्मेदारी समझ करके चलना। एक एक वोट ये संयुक्त उम्मीदवार है यहाँ पर इंडिया गठबंधन का, इसके चेहरे को देख करके, इस गठबंधन के चेहरे को देख करके, राहुल गांधी को देख करके देखना कि जो हिंदुस्तान को नापने का काम करता है, हिंदुस्तान के लोगों से जुड़ने का काम करता है, अखिलेश के चेहरे को देख करके ना कि सुबह से लेकर शाम तक हर वर्ग के लिए जो काम करते हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों को देख करके चलना। जिस तरह का षड्यंत्र दिल्ली में हुआ है उनको पहचान करके हम लोगों को अपने सारे मतभेद खत्म करके एक एक वोट जो चुनाव चिन्ह हमारा है साइकिल, उसका बटन दबा देना। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आपके दुख सुख में हम लोग सब लोग मिलकर के आपका वो कार्य जो मानवता का होगा, समाज के लिए होगा, उसको लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। से हमने जब जब चुनाव लड़ा तो इतना जरूर है कि हमारी पार्टी ने पूरी भरपूर मेहनत करी, मगर इसी मन से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि प्रत्याशी तो आते हैं, हम उन्हें दिल से लड़ाते हैं, मगर प्रत्याशी को भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारियों का ध्यान रखना होगा। लास्ट में वो पदाधिकारियों हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको अनदेखा कर देते हैं। अब बूथ पे वही खड़े मिलते हैं और कोई पार्टी का वहां पे पदाधिकारी नहीं खड़ा होता है। तो मैं इस मंच से आज कहूंगी, अंदर से बहुत दुखी हूँ कि जब जब हम लोग मेहनत करते हैं तो मेहनत का क्या यही अंजाम होता है कि आप हमारे पदाधिकारियों को बिल्कुल अनदेखा कर दें। हमारे पदाधिकारियों की भी आपको देखना पड़ेगा, हर पार्टी के पदाधिकारियों को देखना पड़ेगा और उनकी सारी समस्याओं का समाधान आप करोगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी की जिसके साथ लगती है, दिल से लगती है और दिल से ही सारे काम करती है, मगर बाद में जब हम लोग देखते हैं प्रत्याशियों का रूप
तो हमें बहुत इस बात से दुख होता है अंदर से कि हम लोग रात दिन करके आपकी वोट मांगते हैं, आपके बूथ पे खड़े होते हैं और बूथ के टाइम पे आप अपना बस्ता भी किसी और को दे देते हो। आपको सारे प्रत्याशियों को बुला के और तब बस्ता देने का काम करेंगे, उसके बाद में हम बूथ संभालेंगे। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो देखो आज अब की इस बार जो हमें सीट मिली है, मैं कहती हूँ सिंहराज जी को जिताना है और जीतने की कगार पे है वो, और वो पूरी तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है। मेहनत ऐसी करनी है कि रात दिन मेहनत करके ये सीट हमें अपनी झोली में लानी है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जितने भी यहाँ पे बाहर के प्रभारी आए हुए हैं, वो आके हर अपनी जगह पे आकर और अपने अपने गांव लें या कोई देहात लें या आप अपने क्या कहते हैं कोई सेक्टर लें, उस पे काम करें, ना कि ऑफिस में बैठने का काम करें। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ इसी मंच से, मैं कहने को तो भैया से भी कह सकती हूँ कि जितना दुख हमें मिलता है ना वो किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हम सच्चे मन से सबकी प्रत्याशियों की सेवा करते हैं और प्रत्याशी हमें अनदेखा करते हैं। अब इस बार नहीं, इस बार अगर जिताना है हमें, तो हम भी चाहेंगे कि प्रत्याशी हमारे बीच में आकर पहले हमारी समस्याओं का समाधान करे। और इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। इस प्रोग्राम में आज शामिल हैं। यहाँ पर हमारे मंच पर हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे सांसद, पूर्व विधायक और कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी का साथ दिया। मैं इन सब का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसके साथ साथ माननीय अखिलेश यादव जी चंद मिनटों में आपके बीच में पहुंच रहे हैं। आप सब लोग उनसे रूबरू होंगे। हमारे पत्रकार साथी भी यहां पर बैठे हैं। मैं भी जब अंदर की तरफ आया तो पूनिया जी, आदरणीय सांसद जी,
हमारे दो पत्रकार साथी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे दो बात पूछी। एक बात तो ये पूछी कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कानून लेके आई है कि 2 साल के लिए फिक्स डीजीपी होगा। मैंने उस पत्रकार साथी से कहा कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है उसको लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं और उसी लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश में कई सालों से कार्यवाहक डीजीपी हैं और पत्रकार साथियों वो कार्यवाहक पता क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि लखनऊ और दिल्ली में झगड़ा चल रहा है। इन्हें शक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अगर 3 नाम भेजेंगे तो दिल्ली की सरकार अपना डीजीपी भेज देगी। ये डबल इंजन की सरकार, ये ऐसी सरकार नहीं है। ये डबल इंजन एक तरफ नहीं जा रहा, ये आपस में टकरा रहा है, आपस में ऐसे टक्कर कर रहा है। दूसरा सवाल किया साथी ने वक्फ बोर्ड का और मदरसा बोर्ड का, तो मैं कहना चाहता हूं ये पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार जात और धर्म की पॉलिटिक्स करती है। ये ऐसी जात और धर्म की पॉलिटिक्स करती है, इसकी सोच पर सेम होता है और मुझे शर्म आती है कि दुकानों पर नाम लिख दो। अभी कांवड़ आ रही थी, अरे जाकर देख के आऊं तो मेरठ के रहने वाले 1857 की क्रांति के शहर के, अगर 1857 की क्रांति के बोर्ड पर नाम लिखे देखोगे तो हिंदू और मुसलमान दोनों के नजर आएंगे और उसमें भेदभाव नजर नहीं आएगा। लेकिन ये पूरी सरकार हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश गाय भैंस गोबर इस चीज पर पूरी सरकार चल रही है। आपस में क्लैश कर रहे, कहीं पर चले जाओ अधिकारी से अधिकारी का झगड़ा, नेताओं से नेताओं के झगड़े। सिंहराज जाटव जी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं ज्यादा ना बोलकर राकेश यादव जी पीछे से इशारा कर रहे हैं। मैं आप तमाम साथियों से कहूंगा ये बात, तमाम साथियों से बात कहूंगा कि 9 सीटों पर चुनाव है। हमारे बराबर में, मेरी विधानसभा के बराबर में मीरापुर में भी चुनाव है। किसी ने कह दिया कि गंगा स्नान का मेला है, जनता जा रही है गंगा स्नान पे, तुम्हारे से रुकेगी नहीं। लेकिन साथियों, पत्रकार साथी यहां पर, मैं सिंहराज जाटव जी कहां पे? सिंहराज जाटव जी आ जाए मंच पर, आ जाइए भाई। तो किसी ने कह दिया कि गंगा स्नान पे चले जाएंगे लोग, इसकी डेट बदलवा दो। हम लोग चुनाव आयोग पर प्रश्न क्यों उठाते हैं कई बार, और क्यों ऐसी बात कहते हैं? हमने कहा कि मीरापुर के एसडीएम को हटा दो। माननीय अखिलेश यादव जी ने चिट्ठी लिखी, हमारी पार्टी ने चिट्ठी लिखी, लेकिन वहां के एसडीएम जो मंत्री के रिश्तेदार हैं वहीं पर हैं। भाई जावेद आप भी बैठे हैं यहाँ पर, इनका उपचुनाव था नौगांव में, जो डीएम उस समय अमरोहा में था मिश्रा जी, वही डीएम दूसरी जगह था। हराने का चुनाव का एक्सपर्ट है, लेकिन जावेद भाई इस समय जनता एक तरफा पीली एक तरफा होता चला गया है। इनका इंतजाम करने का काम देश की जनता ने पहले 24 में कर दिया, इस पीढ़ी ने कर दिया, कांग्रेस और समाजवादी ने कर दिया, और आने वाले समय पर नो चुनाव का परिणाम देखिएगा, इनका इंतजाम जनता करने का काम करेगी। अभी मैं आ रहा था, एक इंस्पेक्टर खड़े थे यहाँ पर मौके पर, मैंने अपना परिचय दिया विधायक, उनका तरीका देख के वे ऑफ टॉकिंग कह रहे चलिए। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में सत्ता की, तुम्हारी आंखों में चर्बी चढ़ गई है, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहती, इसलिए इस सत्ता की चर्बी को उतारो और सरकार के इशारे पर जो शपथ ली है संविधान की, उसकी भी कसम खाओ। अभी तो नंबर फौज का आया, 4 साल का भाजपा ने किया है। अगली बार जो हमारे खाकी वर्दी वाले हैं तैयार रहो, आपके लिए शायद 3 साल की योजना लेके आएगी सरकार, 3 साल। इसलिए आप सब लोग ये सोच के रहना, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी पेंशन की हकदार आप लोग हो। अगर समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनती तो ये जो नए लड़के खड़े हैं हमारे पुलिस की वर्दी में, सबको पेंशन का इंतजाम समाजवादी पार्टी ने कर दिया होता। ये तमंगे चमका रहे हैं, 3-3 स्टार वाले लड़के लोग खड़े इंस्पेक्टर साहब,
अगर किसी ने प्रमोशन खोलने का काम किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, नहीं तो सब इंस्पेक्टर के सब इंस्पेक्टर रिटायर हो जाया करते थे 35 साल 35 साल तक। इसलिए कहूंगा ये चुनाव आयोग इस बात का ध्यान रखे कि समाजवादी पार्टी के साथ इस समय जनता है और आने वाले 27 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार इसी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। इसलिए हम सबसे कहेंगे कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन अभी मैं तो गाजियाबाद की सुर्खियां पढ़ता हूं कि इनके भाजपा के विधायक रोजाना कमिश्नर पर तीर चलाते, कमिश्नर इंस्पेक्टरों से तीर विधायकों की तरफ चलवाता है। अब पता नहीं क्या चल रहा है, कहीं पर इधर की तरफ ट्रेन का इंजन टकरा रहा है और यहाँ पर प्रशासन और भाजपा के लोग आपस में टकरा रहे हैं। कहीं पुलिस पीट दे रही है और कहीं पुलिस को पीट दे रहे हैं और गोली पैर में सीधे घुटने के पास लगती है और कहीं निशाना कहीं नहीं जाता, कहीं निशाना नहीं। ये कोर्ट ने भी कहा कि निशाना सिर्फ घुटने के पास ही पहुंच रहा है। अरे कैसी सरकार है, जात के नाम, धर्म के नाम, मजहब के नाम पर भेदभाव करके काम करती। मैं तमाम साथियों से बात कहूंगा, भाई सिंहराज जाटव चुनाव लड़ रहे, माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में आ रहे, पीडीए का ऐसा नायक जिसने पूरे देश के नेताओं को दलित और पिछड़ों की बात करने के लिए, मुसलमानों की बात करने के लिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया, ऐसा नेता आपके बीच में पहुंच रहा। इसलिए मैं सबको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को। हमारे साथी भदौरिया प्रभारी हैं, राकेश जी पुराने नेता, एमएलसी साहब राकेश यादव जी बैठे, अमरपाल शर्मा जी बैठे, हमारे जावेद भाई हैं, बहन डोली जी अभी चुनाव लड़ी, हमारे हाजी जी यहाँ पर बैठे हैं, एमएलए रहे, थोड़ी वोट से हार गए, हमारे गर्ग साहब बैठे, हमारे राहुल भाई हैं, राशिद भाई हैं, कश्यप जी हैं, दबाज जी हैं, प्रजापति जी हैं, हरेन जी हैं, हमारे तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार दोनों हाथ उठाइए और मुट्ठी बंद करिए, दोनों हाथ उठाइए सब लोग, बोलिए समाजवादी पार्टी, मेहनत से बोलिए इधर भी और इधर भी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आमंत्रित करूंगा कांग्रेस धन्यवाद भाई राकेश मंत्री जी का। मैं क्योंकि समय अधिक हो चुका है और तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी है और क्योंकि मंत्री जी का आदेश हुआ है सूक्ष्म में अपनी बात रखनी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं मंच के तमाम जो हमारे सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के यहाँ विराजमान हैं, उन्हें मैं सभी को पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और खास तौर से राकेश जी का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ये जो चुनाव है ये परीक्षा का चुनाव है, क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने गठबंधन का चुनाव लोकसभा का 2024 का अभी 4 महीने पहले ही लड़ाया था। भाई राकेश यादव जी मंत्री जी और यहाँ विराजमान हैं, तमाम हमारे लीडर यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने डोली चाहता हूँ तो ये सदन की सीट है, 1000 वोटों का इजाफा, जिसको भी जो ड्यूटी दी जाएगी चारों ओर गठबंधन का बोल बूथों पर मजबूती के साथ खड़े रहने की जरूरत है। क्योंकि कहीं भी हम किसी भी तरह का हम कहना चाहते हैं, अगर भाई लोग किसी भी तरह का आपको डराने का, धमकाने का, किसी भी तरह को अपने साथियों को बताने का काम कर साथ खड़ा रहेगा, हर मुसीबत का मुकाबला। वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जिताने की अपील करें, जो आज अपने शामियाना बनाकर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान जो राम का हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान जो
किसी शायर ने क्या 4 बातें कही थी, इसलिए तो दोस्तों एक बात आप सुनिए, जीवन गुजारने के लिए एक संविधान की, इस संविधान में रचना की और बताया कि हिंदुस्तान में इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, यानी वी से बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान शुरू किया। वी से, आई से नहीं, बल से वी से। वी होता है हम, इसका मतलब यह हुआ कि भारत का संविधान हम से शुरू हुआ है और मैं, है से हिंदू और मैं से 1947 से लेकर आज तक इसी संविधान पर भारतीय जनता पार्टी और आगे वालों की मिला रही है। मगर किसे पता था कि जब इसी संविधान की रक्षा करने और वो आके आवाज देंगे माननीय मुलायम सिंह यादव जी कि देखो गांधी जी ने जब बहुत से मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे तो गांधी जी ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौलाना आजाद को खड़ा करके कहा था, इनसे कहो ये हिंदुस्तान को छोड़ कर नहीं जाए। इसलिए जो इज्जत गंगा राम की होगी वही अब्दुल रहमान की होगी, जो टोपी रखने वालों की इज्जत होगी वही दाढ़ी रखने वालों की इज्जत होगी, जो खाने काबा के साथ चक्कर लगा के तवाफ करने वालों की इज्जत होगी, वही गंगा के पवित्र पानी पर जल स्नान करने वालों की, हिंदुओं की, हमारे भाई की इज्जत होगी। इसीलिए दोस्तों इसी इज्जत को बचाने के लिए इटावा की छोटे से गांव सैफई में एक चिराग हमारी पार्टी में चले और हमारे यहाँ चिराग से चिराग जलते हैं। जो मिशन नेताजी लेके चले थे उसी मिशन को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाया, चिराग से चिराग जलाया। नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई तो समाजवादी पार्टी के विरोधियों ने इस समाजवादी पार्टी को कहा कि ये सिर्फ मैं और हिंदू, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की पार्टी है, मुसलमान और यादव की। जबकि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा बैंक समाज के सबसे बड़े लीडर उनकी है और समाजवादी पार्टी का एक गुलदस्ता बनाया और उस गुलदस्ता बना के आगे पेश किया। लोगों ने जब इसी को सीमित करना चाहा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी को आगे बढ़ाकर पार्टी की दूसरी विचारधारा पीडीए रखी। पीडीए बहुत से लोगों ने इसको भी सीमित करना चाहा कि पीछे पिछड़े ऐसे दलित और ऐसे अल्पसंख्यक, बल्कि मैं समझता हूं कि जब पीछे ज्यादा किया मुसलमान भाई बोले रखेंगे, इसलिए पूरी ताकत से पार्टी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मेरे छोटे भाई। मैं राहुल अरोड़ा नोएडा से पूर्व प्रत्याशी लोकसभा। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की समीक्षा बैठक है, उसमें आके हम नोएडा से हम सब हमारे भाई भी है, आजी जी भी है जो करल से चल के आए हैं यहाँ पर, एडवोकेट दिनेश सामाना है और उम्मीद है कि 9 सीटों हमारी पार्टी पहाड़ी बहुमत से लेकर जा रही है। बीजेपी वाले रोज साजिश कर रहे हैं, चुनाव 6-7 दिन में चुनाव में लेट कर दिया पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है जिंदगी और आगामी 2027 के चुनाव में बहुमत से सरकार होगी। धन्यवाद। मैं आज इशरार प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। मुझे उम्मीद है कि गाजियाबाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, इस सीट को इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा और मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटें जीतने जा रहा है, जिससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को आगे बढ़ाने की जो साजिश रची है इस साजिश में कामयाब नहीं होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में हमारी सरकार बनेगी। जय समाज। दोसा जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल महासचिव
आज मैं अपने प्रिय राहुल गांधी जी, अपने प्रिय अखिलेश यादव जी की संयुक्त समर्थन के द्वारा मंच पर कार्यकर्ता की अहम बैठक में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी सभी भाइयों से अपील है कि इंडिया गठबंधन भाई सिंहराज जाटव जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर के विधानसभा में इस उपचुनाव के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सिंहराज जाटव जी को विधानसभा में पहुंचाने का कार्य करें। धन्यवाद। मेरा नाम सुनील शर्मा है, महासचिव उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस, पीसीसी सदस्य उत्तर प्रदेश। आज हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री सिंहराज सिंह जाटव जी के पक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, तनुज पुनिया जी, सांसद बाराबंकी के द्वारा आज जो मीटिंग की जा रही है उसमें आए हुए हैं और यहाँ घूम घूम कर गलियों में, मोहल्लों में प्रचार करने का आह्वान कर रहे हैं और खुद भी प्रचार कर रहे हैं। हमारी सबसे अपील है कि आप धर्मवाद, जातिवाद से ऊपर उठ करके सिंहराज सिंह जाटव जी को विजयी बनाए। यही हमारी कामना, यही हमारी अपील है। पूरे देश में लहराएंगे, पूरे देश में लहराएंगे। अब तो हमारा मारेंगे, तो जय के हाथ ना मानेंगे, हम मान के होती ना अब दुनिया जाने जानेंगे। पूरे देश में लहराएंगे, का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अपनी 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 सरकार बनाएंगे, अपनी 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 सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, सरकार बनाएंगे, परिवर्तन लाएंगे। पुराना पीढ़ी ने मिलकर खाना, अब तक जिसने हक है हमारा, अब उसको सबक सिखाएंगे। पूरे देश में लहराएंगे, पूरे देश में लहराएंगे। और पीडीए के लिए उन्होंने इतनी मजबूती से काम किया और उसका रिजल्ट आपने लोकसभा में देखा कि कितनी भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन की जीत उत्तर प्रदेश से होके गई। और एक बार फिर समाज ने ये बता दिया कि जो गरीबों की, मजदूरों की, वंचित वर्ग की जो बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप भारतीय अखिलेश यादव जी को सुनने आए हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना नारा हुआ करता है। सालों साल उनकी राजनीति धर्म के नाम पे उसी नारे के हिसाब से चलती है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या से जो सामान्य सीट है उसपे एक ऐसी बिरादरी का, एक समाज के व्यक्ति का कैंडिडेट किया और ऐसा कैंडिडेट किया माननीय अखिलेश प्रसाद जी
कि जब जीत हुई, भारी हुई, जब जीत हुई, पीडीए के नारे से जीत हुई, दलित समाज की वजह से जीत हुई, तो जब हम वो नारा देते हैं तो सबसे में उनको जो मुझसे एहसान किया है, जो मेरी समाज पे विश्वास किया है, उस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना है। हमें हर वो संभव प्रयास करना है कि ये विश्वास कायम रहे। और ये गाजियाबाद विधानसभा की जो सीट है, इस सीट से अगर आप यहां से गठबंधन के प्रत्याशी और मुझे चुन के अगर लखनऊ भेजने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये इस गाजियाबाद की जीत होगी, पीडीए की जीत होगी और उन सभी की जीत होगी जो इस मौजूदा सरकार में बैठे लोगों से परेशान है, इस सरकार से परेशान है, उन सभी की जीत होगी। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आगामी 20 नवंबर को साइकिल के बटन दबा के आप मुझे यहां से जिताने का काम करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, गठबंधन के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और जिस तरह से अभी मैं 2 दिन पहले गौर सिद्धार्थम में वोट मांगा था, जिस तरह से बड़े भाई अमरपाल शर्मा जी ने और अनुराग भदौरिया जी ने घर घर जाके मेरे साथ वोट मांगने का काम किया, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, इंतजार करता हूँ कि आप सभी मंचासी, मेरे सीनियर साथी भी अगर इस तरह का आपने काम कर लिया तो निश्चित रूप से ये गाजियाबाद की विधानसभा का उपचुनाव तो आप जीतेंगे। आगामी 2027 में जो इस गाजियाबाद में 5 विधानसभा की सीटें हैं, वो भी जीतने का काम करेंगे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को पूरे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर इस प्रदेश में भाईचारा कायम करने का काम करेंगे, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब का प्रदेश रहा है, प्यार मोहब्बत का ये प्रदेश रहा है। इसको आपस में बांटने का काम जो कर रहे हैं, उनको हम बाहर करने का काम करेंगे। मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, खुदा हाफिज, जय संविधान। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। जी से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। ये पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हमारे इसी गाजियाबाद, आप प्रत्याशी को जिताने के लिए हम सबको दिशा निर्देशन देंगे। इस चुनावी जनसभा के हमारे अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता
रामकिशोर अग्रवाल जी हमारे आपके इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सिंह राज जाटव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फैसल हुसैन जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी जी, वीरेंद्र यादव जी, विजय चौधरी जी, राकेश जी, अनुराग जी और यहाँ से पूर्व में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रही श्रीमती गौरी शर्मा जी, प्रधान जी, विधायक अशोक मलिक, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक जाकिर अली साहब, जावेद आबदी जी, जितेंद्र यादव जी, पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा जी, रमेश प्रजापति जी, पूर्व अध्यक्ष सादिर हुसैन जी, सतीश शर्मा जी, मधु चौधरी जी, राज देवी चौधरी जी, नितिन त्यागी जी, राशिद मलिक से लेकर के एकता कौशिक जी और बड़ी संख्या में जो हमारे नेता जो मंच पर हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी संगठन के नेता, सांसद तनुष पुनिया जी और इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में दोनों ही दलों के और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए उपस्थित सभी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता साथी, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधु। मैं सबसे पहले दोनों दलों के नेताओं को और दोनों दलों के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है। बाई इलेक्शन में पहली चुनावी जनसभा हम लोग कर रहे हैं। इधर आपने सभी त्योहार बहुत खुशी और बहुत उत्साह के साथ मनाए हैं। हमारे आपके बीच में चुनाव के इस समय पर सभी त्योहार हम लोगों को मनाने पड़े और त्योहारों पे हम एक दूसरे से मिले हैं, एक दूसरे को बधाई भी दी है, खुशियां भी बांटी हैं। वहीं ये भी संदेश दिया है कि इस बार के जो बाई इलेक्शन है, सत्ता में जो बैठे हुए वो कोई सीट जीतने वाले नहीं है और उसी का परिणाम ये है कि चुनाव की तारीख बदल गई है। जो तारीख बदली है चुनाव की, दूसरे प्रदेशों से जोड़ करके और सरकार और आयोग ये कह रहे हैं, वहां के लोग कह रहे हैं कि विपक्षी दलों ने कहा था कि चुनाव बढ़ा दिया जाए। यहाँ पर तो समाजवादी लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं और दल जो सहयोग दे रहे हैं उनके साथी भी हैं। हमने आपने किसी ने नहीं कहा चुनाव टाला जाए। ये चुनाव इसलिए टाला गया है कि कहीं उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की हवा महाराष्ट्र में न पहुंच जाए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी न हार जाए, इसीलिए घबरा करके इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी है। आपने देखा कि कहीं पर गुपचुप बैठक हुई और बैठक के बाद चुनाव की तारीख बदल गई। जो डबल इंजन वाले लोग हैं, जो कहते हैं उनकी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली वाला इंजन तो गाजियाबाद पहुंचता नहीं है और जो लखनऊ का डग्गा मार इंजन है उसकी हालत क्या है वो आपसे बेहतर कौन जानेगा। हालांकि
कि गाजियाबाद का चुनाव इस बार परिणाम अलग देने जा रहा है। और अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है, उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आ रही है। और जब उन्हें नींद आती है तो उन्हें याद आ जाता है कि कहां उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी हार हारे हैं। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने जो हराया, उसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती जब वो एक करवट लेटते हैं। और जब नींद आती है, दूसरी करवट करते हैं तो उन्हें अयोध्या की हार याद आ जाती है। और अयोध्या का जीतने के बाद अब गाजियाबाद असंभव चुनाव नहीं है, यहां भी जीता जा सकता है। और जैसे ही चुनाव आया, बीजेपी के लोगों के नारे बदल गए। जो कहते थे कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेंगे, वो अंग्रेजों वाला नारा दे रहे हैं। कभी इस देश में अंग्रेज लोगों ने नारा दिया था, डिवाइड एंड रूल। हमारे साथी इतनी तो अंग्रेजी जानते होंगे कि डिवाइड का मतलब क्या होता है। हमारे साथी अंग्रेजी जाने न जाने, लेकिन अंग्रेजों की जो नीयत थी और जो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था, बताओ डिवाइड का मतलब क्या होता है हिंदी में? बोलिए, नारा अंग्रेजों का दिया हुआ था। सोचिए कब अंग्रेजों ने नारा दिया था। अंग्रेज तो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन अंग्रेजों के वचन वंशी अभी भी हमारे आपके बीच में कभी कभी दिखाई देते हैं। जो अंग्रेजों का नारा था डिवाइड एंड रूल, जो उनका वचन था, वचन वंशी हमें दिखाई दे रहे हैं आजकल। और ये चुनाव 2027 से पहले होने जा रहा है। 2027 से पहले हम ये जानते हैं कि बीजेपी के लोग पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं, लेकिन जनता के सामने इनकी ताकत काम आने वाली नहीं है। अगर ये गाजियाबाद हमारे लिए चुनौती है जीतना, तो हम इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग एक एक बूथ पे काम कर करके जीतने का काम भी करेंगे। ये गाजियाबाद वही जगह है जहां पर किसान आंदोलन लोगों ने देखा है। ये बराबर में ये आपको बुला रहा हूँ। हमारे सफेद कपड़ों में बताओ किसान आंदोलन कहाँ चल रहा था। ये गाजियाबाद गवाह है किसान आंदोलन के। और जिस तरीके से अत्याचार है, अभी भी किसान भूले नहीं हैं। और उसी का परिणाम है कि आज गाजियाबाद में विकास नहीं दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद, जो लोग यहाँ रहते हैं गाजियाबाद के आम लोग, वो जानते होंगे कि कितना धूल और धुएं से परेशान हैं। धूल और धुएं से तो है ही परेशान। सड़कों पे ट्रैफिक जाम कितना लग रहा है बताइए, निकल नहीं पा रहे, पूरा समय गाड़ियों में गुजर जाता है। इतना जाम किसी शहर में नहीं लगता होगा, ऐसा जाम भी देखने को नहीं मिलता। आज जब हम और आप यहाँ पर बैठ करके आगे की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, एक न्याय मांगने महिला लखनऊ गई थी, इसी शहर की, इसी शहर के एक महिला न्याय के लिए लखनऊ गई, आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस सतर्क थी। वहां की जानकारी मिलने के बाद वो आत्महत्या नहीं कर पाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं
कि अभी तक सरकार का कार्यकाल देख लीजिए, सबसे ज्यादा लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। आत्महत्या अगर कहीं किया तो लखनऊ में जाकर के किया। ये हालत है कांग्रेस का। और जब आपके बीच में मैं पहुंचा हूं, सुनना है कि बड़े अधिकारी को बैठाने के लिए नियम बदले जा रहे हैं, नियम। और नियम ये बनाया जा रहा है कि 2 साल के लिए अधिकारी बन जाएगा। और नियम बनाने वालों को ये पता ही नहीं है कि 2 साल उनके भी नहीं बचे हैं। बताओ 2 साल बचे हैं क्या उनके? जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों दिन थे चुनाव होने के। अब गिनने ना कितने दिन बचे हैं चुनाव के। और जब बाई इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, नया साल आएगा, तो बताइए कितने दिन बचे हैं। ऐसी लूट और डकैती किसी ने नहीं देखी होगी जितनी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देख रहे हैं। भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। और अगर भ्रष्टाचार को कोई उजागर कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लग जाते हैं। अभी तक तो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगते थे। इधर सुनने में आ रहा है कि पत्रकार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अगर कोई पत्रकार सच दिखा देगा उसी दिन उस पर झूठे मुकदमे लग जाएंगे। यहाँ तो सुना है कम हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जिले में एक पत्रकार ने केवल बीजेपी की पोल खोल दी, भ्रष्टाचार की जानकारी दे दी, उसके पूरे के पूरे कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया गया। बताओ यही लोकतंत्र है क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का? कि अगर कोई जानकारी दे दे, सच दिखा दे, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा। और सुनने में आया कि यहाँ भी एक पत्रकार के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हो गए हैं। केवल ये खबर चला दी कि बीजेपी के लोग भूमाफिया हैं। मैं तो अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्या गलत बताया उस पत्रकार साथी ने। और बीजेपी को ये लगता है, अगर बीजेपी के नेताओं को ये लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, झूठी खबर चलाई जा रही है, तो रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्रियां क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही हैं? अगर उनको लगता है वो पत्रकार या विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रजिस्ट्री ऑफिस की पूरी जानकारी जनता के बीच में रखते हैं। और केवल गाजियाबाद की न रखते हैं, लखनऊ की भी रखते हैं, अयोध्या की भी रखते हैं, तो पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है। अगर कोई आज सबसे बड़ा भूमाफिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और ये बात मैं केवल मंच से नहीं कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि ये बात अगर गलत है तो तालाब कब्जा कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जमीनें कौन कब्जा कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और सोचो, जिन्होंने अयोध्या जैसी पवित्र धरती को न छोड़ा हो, तो बताओ गाजियाबाद को क्या छोड़ेंगे वो लोग? और जिन्होंने गंगा की मैया की कसम खा करके कहा हो कि गंगा मैया साफ हो जाएंगी, और ये गंगा मैया कितनी साफ हो गई यही बता रहे बीजेपी के लोग। यहाँ भी कोई नदी बहती होगी, हिंडन नदी बहती है। बीजेपी के लोगों को लगता हो कि हिंडन नदी का पानी बिल्कुल साफ बह रहा है, तो उससे मुंह न धोएं, अपनी आंखों में डालने बस।
एक बूंद केवल अपनी आंख में डालने पता लग जाएगा कि हिंद नदी कितनी साफ है। ये नदी साफ नहीं करते हैं, ये बीजेपी के लोग नदियां साफ नहीं करते हैं, बजट साफ करते हैं, बजट। ये बजट साफ करने वाले लोग हैं। गाजियाबाद के लोग बताएं कितना विकास किया इन्होंने गाजियाबाद में। ये डबल इंजन वालों ने कितना विकास किया है। अपना विकास तो किया होगा, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं किया। इनका विकास तो ऐसा है कि अभी आगरा में इनके ही लोग रहे हैं, उनको कई करोड़ का कोर्ट ने कहा कि पैसा जमा करो, कई करोड़ 50 करोड़ के लगभग जुर्माना लग गया उन पर। और अगर यहाँ की भी छानबीन हो तो न जाने कितना जुर्माना लगेगा इनके ऊपर। सुनने में आ रहा है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, ई रिक्शा भी खत्म कर दिया उन्होंने, नहीं चलने दे रहे हैं। मुझे याद है वो दिन जिस समय एक भी रिक्शा वाले को मार मार करके इन्होंने जान दे दी थी, याद होगा आपको, इसी गाजियाबाद में ई रिक्शा वाले को मार दिया था इन्होंने जान से। अब सुनने में आ रहा है कि ई रिक्शा बंद कर दिया। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कैसे बढ़े, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से कहीं न कहीं पर्यावरण को संरक्षण करने का मौका मिलता है और हमारा गरीब रोजी रोटी उसी से हमारा पूरा परिवार चल रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे गरीबों के दुश्मन है, ई रिक्शा चलाने वालों के दुश्मन है। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो ई रिक्शा को चलाने का मौका दिया जाएगा, उनके रूट भी बनाए जाएंगे, क्योंकि वो गरीब चलाता है। और हमारे समाजवादी साथियों को याद होगा, आदरणीय आजम खान साहब और हम लोगों ने मिलकर के न केवल हज हाउस बनवाया था, बल्कि अपने गरीबों को फ्री ई रिक्शा भी बांटने का काम किया। तो जहां हम लोग लैपटॉप देते थे, वहीं ई रिक्शा भी दे रहे थे, फ्री दे रहे थे, पैसा नहीं लगता था, क्योंकि गरीब का परिवार चल जाता था। इसलिए हम लोग वो व्यवस्था बनाई थी। इन लोगों ने ई रिक्शा नहीं दिया फ्री, न लैपटॉप दिया, और जो वो देवी ने नकल कर करके छोटा सा स्मार्टफोन वो भी ऐसा दे रहे घटिया कि उसकी उंगली चलाते रहो स्क्रीन पर, वो चलता ही नहीं है। कितनी भी उंगली घिसो उस पर, वो चलने वाला नहीं है। नकल तो कर ली, लेकिन क्वालिटी नहीं अच्छी कर पाए, वैसे ही का वैसा दे दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मेट्रो दिखाई दे रही है आपको चलती हुई, ये समाजवादी और कांग्रेस की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जो लोग पुराना जानते होंगे वो जानते होंगे, समाजवादी लोग और कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी, तब जाकर के मेट्रो चली थी और यहाँ के लोगों को सुविधा दी हम लोगों ने। वो सड़क भी कभी नहीं बनी जैसी सड़क हम लोगों ने बनाई थी, एलिवेटेड। आप सब जानते हो एलिवेटेड सड़क किसने बनाई? समाजवादियों ने बनाई। और उद्घाटन किसने किया? कोई नकली आदमी सरकार कर दी उद्घाटन, जिनका कोई योगदान नहीं था। और ये देश की पहली सड़क इतनी बड़ी बनी थी, पूरे देश में कहीं नहीं थी। मैंने आपसे कहा था उस समय भी, और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एकलौती गाजियाबाद के लोगों को राहत देने के लिए बहुत से लोग जाम में फंसे रहते थे, घंटों नहीं पहुंच पाते थे दिल्ली। अगर किसी ने सुविधा की थी तो समाजवादियों ने की थी। और ये देश की पहली सड़क बनी थी जो एक टियर पे 6 लेन थी। आप जानकारी कर लें, बड़े बड़े शहरों में देश में नहीं बनी थी।
चाहे वो चेन्नई हो, कलकत्ता हो, बंबई हो, दिल्ली हो, कहीं ऐसी सड़क नहीं बनी थी जहाँ एक खंबे पर 6 लेन सड़क बनी हो। अगर किसी ने बना के दिखाई तो वो समाजवादियों ने बनाई थी, और रिकॉर्ड टाइम में बनाई थी। रिकॉर्ड टाइम में बनाने का काम किया था। न केवल वो रिकॉर्ड टाइम में बनाया, बल्कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, सुविधा मिले, पुलिस हो, उसको चलने में आराम मिले, उसके लिए डायल 100 बनाया गया। डायल 100 दिया हम लोगों ने, और इस सरकार ने डायल 100 का क्या नंबर कर दिया? डायल का 100 की जगह 112 कर दिया। और जब से नंबर बढ़ा है, आप सब जानते होंगे, रेट भी बढ़ गया हर चीज का। जो सुविधा थी वो वसूली का काम कर रही है आज। और अभी पुलिस की भर्ती पूरी नहीं हो पाई। पेपर कितने आउट हुए थे, अभी वो मुद्दा गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। पहले पेपर आउट होता था, अब क्वेश्चन खराब हो रहे हैं। पहले पेपर आउट करके नौजवानों का भविष्य अधिकार में डाल रहे थे, अब वही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन खराब डाल रहे हैं। न केवल क्वेश्चन खराब डाले, बल्कि 30% नौजवान परीक्षा नहीं दे पाया। बताओ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किए? भारतीय जनता पार्टी ने किए। इसलिए आज बेरोजगार नौजवान भी आपके साथ हैं। ये जो गाजियाबाद में ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये भी महंगाई से त्रस्त है। महंगाई केवल हमारे आपके बीच में नहीं है, ये मल्टी स्टोरी वाले लोग हैं, उनके भी घर परिवार में महंगाई है। और ये महंगाई इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। जब मुनाफा कमाया जाएगा तभी महंगाई होगी। ये अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आज बेरोजगार भी आपके साथ है, अग्निवीर भी आपके साथ है, ओल्ड पेंशन बहाल हो, उसके समर्थक लोग भी हमारा आपका समर्थन कर रहे हैं। जो व्यापारी कभी लंच पैकेट, चंदा और मंच बनवाते थे बीजेपी का, वो भी जीएसटी से दुखी होकर के और वसूली से दुखी होकर के अब आपकी ओर देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं। बताओ, व्यापार जो लोग करते होंगे वो जानते होंगे कि कितना संकट आ रहा है आपके ऊपर जीएसटी से। बताओ, जीएसटी के कारण आपका कारोबार नहीं हो पा रहा है, परेशान कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं आपके साथ। और कितनी वसूली हो रही है, और कभी जानकारी करिए आप, जो नई व्यवस्था बनाई है उन्होंने फेसलेस। जो बड़े व्यापारी होंगे वो जानते होंगे कि अगर फेसलेस है तो केवल कुछ पैकेट देना पड़ेगा, अपने आप फेस पता लग जाता है कि फाइल कहाँ गई है फेसलेस। ये जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो खिलवाड़ हो रही है फेसलेस, वो फेसलेस नहीं है। पैकेट दे दो, फेस पता लग जाएगा कि कहाँ फेस पहुंचा हुआ है, कहाँ पर फाइल पहुंची है। हर व्यापारी भी आपकी तरफ देख रहा है। किसान तो है ही दुखी, किसान तो पहले ही सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन अपील करने आया हूं। आपने पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोट दिलाने का काम किया, और अगर हमारे कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भरोसा होता कि गाजियाबाद भी जीत सकते हैं, तो उससे ज्यादा वोट डाल करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गौरी शर्मा को जिता देते। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अगर बेईमानी न होती, धोखा न होता, तो हम लोग 55 से ज्यादा सीटें जीत जाते उत्तर प्रदेश में। जो सीटें हम लोग जीते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक पार्टी के नेता मेहनत करके जिताने का काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ
कि बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है। और याद रखना, आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का परिणाम आएगा और यूपी का जब परिणाम आएगा बाई इलेक्शन का, ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। ये सरकार चलेगी नहीं, ये सरकार गिरेगी। और लखनऊ वाले तो अपने आप गिर पड़ेंगे। बताओ, लखनऊ वाले जाने किस दुनिया में हैं? हमारे आपके बीच में बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ न कुछ विकास करते हैं, काम करते हैं। समाजवादियों का विकास करने का रास्ता है, लेकिन बीजेपी के लोग विनाशकारी हैं। विनाश करने का रास्ता उनका, विनाशकारी है लोग। उन्हें कोई अच्छी चीज दे दो, उसकी विनाश करवा लो आप। उन्हें कोई चीज दे दो, विनाश कर रहे हैं। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लगातार लड़े हैं। इसलिए आपसे मैं अपील करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तो कम दिन थे हमारे आपके पास। अब चुनाव आयोग में और बीजेपी के लोगों ने हमें ज्यादा दिन दे दिया, हम लोग ज्यादा तैयारी करेंगे। बताओ, हम लोग तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? और अगर हमारा कार्यकर्ता 100% अपने बूथ पे काम करेगा तो कोई इस गठबंधन को हरा नहीं पाएगा। इसलिए 100% काम करिए अपने बूथ पर। और अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी कहीं पर भी, हम जानते हैं गाजियाबाद के कार्यकर्ता हमें हर जगह मिल जाते हैं। इस बार पहले आपका बूथ देखूंगा मैं, बूथ। ये तो हम जानते हैं, सब दिखा दोगे बूथ, इधर सब दिखाई दे रहा है। अगली बार जब मुलाकात होगी तो हम लोग बूथ भी देखेंगे आपका। तो बताओ, आपके बूथ हम लोग देखेंगे नहीं देखें? बताओ, मेहनत करेंगे आप लोग। अगर आप 100% मेहनत करोगे तो भारतीय जनता पार्टी कोई हथकंडा अपनाए उसका चलेगा नहीं। बताओ, वोट के आगे, पीडीए के आगे क्या हथकंडा चलेगा इनका? ये उदाहरण दिया समाजवादियों ने। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता था कि जनरल सीट पर भी हम लोग लड़ा सकते हैं, रिजर्व पे जिनको लड़ने का अधिकार है उनको। अगर ये किसी ने परंपरा शुरू की है तो समाजवादियों ने शुरू की है। नहीं सकते थे, वो हमारे कार्यकर्ताओं ने 100% मेहनत की, उसका परिणाम हुआ कि वो सीटें हम लोग जीत गए। ये तो घर में पहले से ही है, हर घर में केबल के माध्यम से। ये घर घर तो पहले से ही है, बस घर घर से वोट हमें और आपको मिलकर के निकालना है। तो आप लोग मेहनत करोगे, आप क्यों नहीं करोगे मेहनत? क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ता तो बड़े मेहनती कार्यकर्ता हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पर साधन की भी किसी को कमी नहीं है, साधन की किसी को कमी नहीं है। संपन्न कार्यकर्ता हमारे कई साथी दिखाई दे रहे हैं मुझे। इसलिए आप अपने तरफ से मेहनत करोगे आप लोग।